चलिए जी। गुड मॉर्निंग। आज सबसे पहले मैं ये एक रिवीजन कंप्लीट करा रहा हूँ कॉन्सेप्ट का, एचपी का। वैसे पहले रिवीजन की एक वीडियो में बना के कंप्लीट कर रहा हूँ, और ये वीडियो L2C के चैनल में पड़ी रहेगी। जब आपकी इच्छा हो, आप पब्लिक पड़ी रहती है, मैं पब्लिक ही रखता हूँ वैसे। और और आपकी जब इच्छा हो रिवाइज करने की, तो अपनी कॉपी खोल कर या तो खुद पढ़ लीजिए या मेरी आवाज़ सुन लीजिए, आपकी जैसी इच्छा हो। पर अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं, कमेंट कर दिया करें। क्योंकि क्या है कि मेरे को इंडिया का टीचर बनना है, भीलवाड़ा का नहीं। तो इंडिया के टीचर के लिए तो मेरे को क्या है, आप वायरल करोगे तभी तो कुछ आगे मैं बढ़ पाऊंगा, बाकी कैसे क्या है। अब आइए फटाफट से आपकी कॉपी खोल लीजिए। 10 मिनट देखना, मैं कितने मिनट लगते हैं आप देखना, रिवीजन कंप्लीट होता है। हेलो, चलिए। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 22 से लेकर 27 के बीच में ये चलता है। इस पूरे हेड में मैं ये सीखता हूं कि मेरी इनकम इस हेड में कब आती है, कैसे इस इनकम का टैक्सेबल अमाउंट निकलता है, कौन कौन से डिडक्शंस मेरे को इस हेड में मिलते हैं। बेसिकली 3-4 चीजें। सबसे पहले मैंने शुरुआत करी थी बेटा सेक्शन 22 से। वहां पे मैंने सीखा था कि कोई भी इनकम इस हेड में तभी टैक्सेबल होगी जब 3 बातें पूरी है। सब पार्टिसिपेट करेंगे रिवीजन में। सबसे पहले मेरे पास होनी चाहिए एक प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का नाम होना चाहिए बिल्डिंग और लैंड अपर टेनेंट देयर। ये प्रॉपर्टी होगी तो ही इस हेड में इनकम आएगी, वरना नहीं आएगी। अगली चीज, नंबर 2, मैं उस प्रॉपर्टी का क्या होना चाहिए, ऑनर। ऑनर की डेफिनेशन जब अपन ने एनालाइज की थी तो अपन ने ये देखा था, ऑनर इंक्लूड डीम्ड ऑनर। डीम्ड ऑनर में क्या कॉन्सेप्ट है भाई, कि प्रॉपर्टी का लीगल ऑनर तो कोई और है, पर सरकार मुझे डीम्ड ऑनर मान लेती है किसी रीजन से, और ड्यू टू दैट असेसी मुझे माना जाता है, यानी कि टैक्स मुझसे लिया जाएगा, देके डीम्ड ऑनर से लिया जाएगा। तो कौन कौन सी परिस्थितियों में मुझे डीम्ड ऑनर माना जाता है, ये सभी परिस्थितियों में एक्चुअल में मैं ऑनर नहीं हूं, पर सरकार मुझे मान लेती है। तो पहला केस था मेरा, अगर कोई प्रॉपर्टी मैंने विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन अपने स्पाउस को या माइनर चाइल्ड को दिया है, तो मुझे ही उस प्रॉपर्टी का डीम्ड ऑनर माना जाए। इसके 2 एक्सेप्शन मैंने पढ़ाए थे। अगर मैं स्पाउस को ये मकान देता हूं किस कारण से, तो मुझे डीम्ड ऑनर नहीं मानते, और अगर मैं ये प्रॉपर्टी किसको देता हूं तो भी मुझे डीम्ड ऑनर नहीं माना जाएगा। वापस से मैं कहता हूं, अगर मैं डीम्ड ऑनर नहीं माना जाऊंगा तो मैं टैक्स नहीं दूंगा, ये बराबर है, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई टैक्स नहीं देगा। फिर इस प्रॉपर्टी की इनकम पे टैक्स उसके एक्चुअल ऑनर देंगे। अरे बोलो, ये गलती तो मत कर देना कि सर मैंने अपना मकान अपनी बीवी को दिया और अब उससे मेरा डाइवोर्स हो चुका है तो मैं तो डीम्ड ऑनर रहूंगा नहीं, क्योंकि डाइवोर्स हो गया, तो मैं टैक्स नहीं दूंगा उस प्रॉपर्टी की इनकम पे। तो कौन देगा, जवाब सुन लेना, बीवी खुद देगी। टैक्स तो देना है किसी ना किसी को, ये ध्यान रखना। आगे सेकंड केस आता था, अगर कोई मेरे पास इम्पार्टिबल इस्टेट है। इम्पार्टिबल इस्टेट मतलब होता है ऐसी कोई प्रॉपर्टी जिसका पार्टीशन नहीं हो पाया, तो जिसके पास उस इम्पार्टिबल इस्टेट का होल्डिंग है, पोजीशन टाइप बोल दो, उसी को क्या मान लिया जाएगा, उसका ऑनर मान लिया जाएगा। आगे, अगर मैं किसी सोसाइटी कंपनी की हाउस बिल्डिंग स्कीम में पार्टिसिपेट करता हूं और उसका एज ए मेंबर कोई प्रॉपर्टी मुझे क्या हो जाती है, अलॉट हो जाती है, तो अलॉटमेंट होते ही मैं उसका क्या बन जाऊंगा, ऑनर मान लिया जाऊंगा। एक्चुअल में ऑनर तो तब बनते हैं जब सारे पैसे दे देंगे, याद है ना, किस्तों में मैंने मकान ले लिया, पर लॉ मेरे को डीम्ड ऑनर मानता है। अगला, अगर मैंने किसी प्रॉपर्टी का पोजीशन ले लिया है पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करके, तो मुझे उस प्रॉपर्टी का क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड ऑनर। याद करो एग्जाम्पल जो मैंने दिया था कि मैंने आपसे मकान 50 लाख में खरीदने का एग्रीमेंट करा है, अभी आपको 25 लाख रुपए दे दिए और आपसे कब्जा ले लिया है। तो रजिस्ट्री भले मेरे नाम पे नहीं हुई है, पर क्योंकि मैं कब्जा ले चुका हूं आपसे, तो मेरे को ही डीम्ड ऑनर मान लिया जाएगा और इनकम मेरे हाथों में टैक्सेबल हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट वाला, अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी किस पे ले रखी है, लीज पे, और लीज का पीरियड सब्सटेंशियल है, कितने साल का, 12 साल या ज्यादा का, तो लेसी को ही डीम्ड ऑनर मान लिया जाएगा। ये लीज का पीरियड एक साथ भी हो सकता है, एक्सटेंडेबल भी हो सकता है,
याद है एक्सटेंडेबल मतलब क्या? एग्जाम्पल याद करो, मैंने प्रॉपर्टी लीज पे 5 साल के लिए ली और उसमें क्लोज डाल दिया कि 5-5 साल उसको एक्सटेंड कर सकता हूँ 20 सालों तक, तो भी डीम्ड ऑनर माना जाएगा। पर इसका एक एक्सेप्शन था, अगर ओरिजिनल पीरियड 1 साल या उससे, तो डीम्ड ऑनर नहीं माना जाता। आगे आइए, तीसरा और अंतिम कंडीशन फिर आती थी वो 22 की, कि प्रॉपर्टी का यूज कहीं पे भी हो पर एक जगह नहीं होना चाहिए, और उसका नाम था, खुद के बताइए किसमें, बिजनेस और प्रोफेशन। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो 22 के अंदर तीनों बातें क्या थी, मेरे पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मैं उसका ओनर होना चाहिए, और उसका यूज कहीं पे भी हो पर मेरे बिजनेस में नहीं होना चाहिए। अगर ये सब पूरा है तो उस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू टैक्सेबल होती है इस हेड में। उस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू टैक्सेबल होती है इस हेड। आगे, एनएवी निकालने के लिए प्रॉपर्टीज के मैंने 4 टाइप कर दिए थे, याद करिए। पहली को नाम दिया था लेट आउट, दूसरी को कहा था पार्टली लेट आउट पार्टली वेकेंट, तीसरी फुल्ली वेकेंट, चौथी सेल्फ ऑक्यूपाइड। सबको मीनिंग आते हैं। लेट आउट का मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें पूरा साल कोई रहा है मेरे अलावा। मैं कौन हूं यहां पर, बार बार बोलो, मैं मकान मालिक बन के बैठा हूं यहां पर, है ना। आगे, इस प्रॉपर्टी का एनएवी निकालने के लिए बेटा 2 काम करने हैं, पहले जीएवी निकालनी है फिर एनएवी। सबको याद है मेरे ख्याल से फॉर्मेट। सबसे पहले प्रॉपर्टी का निकलेगा ईआर। ईआर का फुल फॉर्म बोलिए, कैसे निकलता है? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड। कुछ छोटी मोटी बातें मैंने कही थी, अगर ये डेटा नहीं है क्वेश्चन में तो एआर को ही एआर मान लेना। ईआर ऑलवेज 12 महीने का ही निकलेगा, पर एक ही केस है जहां पे 12 से कम का ईआर निकल सकता है, अगर प्रॉपर्टी पीवाई में ही कंस्ट्रक्ट हुई हो और पीवाई में 12 महीने से कम एग्जिस्ट करी हो, तो वो केस आपको ध्यान रखना। आगे, सेकेंड स्टेप में मेरे को निकालना है बेटा एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, जो कि होता था जितना मैंने कमाया है किराया, वो उसमें से मेरे को एक किराया माइनस करना है। कौन सा किराया? वो अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज रेंट को अनरियलाइज रेंट तभी मानेंगे जब 3-4 बातें पूरी है। याद रख लेना, पहली बात, किराएदार ने किराया देने से मना कर दिया हो। दूसरी बात, प्रॉपर्टी खाली करवा ली गई हो। नंबर 3, रिकवरी के सभी इंपॉर्टेंट कदम उठा लिए गए हो। अदरवाइज अनरियलाइज नहीं मानना है आपको। विच एवर इज हायर को जीएवी कह देंगे, जीएवी में से फिर मैं माइनस कर दूंगा म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय असेसी ड्यूरिंग द पीवाई। ये आ जाएगी मेरे मकान की एनए। अगला मकान था पार्टली लेट आउट पार्टली वेकेंट। बहुत इजी था। क्या था भाई इस मकान में? साल में कुछ समय इसमें खाली रहना चाहिए। पूरा साल खाली नहीं रहना है, कुछ समय, 1 महीना 2 महीना 11 महीने कुछ भी हो, खाली रहना चाहिए। ऐसे मकान के लिए स्टेप 1 वही है, पहले ईआर निकालेंगे फिर इसका पीईआर निकालेंगे। पीआर की फुल फॉर्म प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट। हमेशा ध्यान रखना ऑक्यूपेंसी पीरियड का निकालेंगे, वैकेंसी का नहीं निकालेंगे। 11 महीने खाली रहा और 1 महीना कोई रहा, तो फिर 1 महीने का पीआर निकालेंगे ऑक्यूपेंसी पीरियड का। इसके बाद एआर निकालेंगे, जो आपका निकलता है, अगर एआर ने पीआर को हरा दिया या बराबर भी रह गया तो जीएवी एआर है, अदरवाइज ईआर है। और उसका लॉजिक क्या दोगे? अगर एआर हरा पाता है तो बोलना कि वैकेंसी प्रूव हो गई है। अरे क्या बोलोगे? तो इसलिए जीएवी एआर है, और वैकेंसी प्रूव नहीं होती तो फिर जीएवी ईआर है। ये आपका लॉ है। आगे बढ़े थे आगे बढ़े थे आगे बढ़े थे, और फिर अपन ने फुली वेकेंट मकान का जीएवी निकाला जो ऑलवेज 0 होता है, ठीक है। और फिर आ जाओ किस में चले गए थे अपन, सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड मकान किसे कहते हैं पहले ये ध्यान रख लेना। 2 टाइप की प्रॉपर्टी को लॉ सेल्फ ऑक्यूपाइड मानता है, एक तो ऑक्यूपाइड थ्रू आउट द ईयर बाय ओनर, बोलो, और एक और आप बोल दो, अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को भी सेल्फ ऑक्यूपाइड कहते हैं, बशर्ते अनऑक्यूपाइड होने का कारण एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, प्रोफेशन के कारण किसी और जगह पे किसी और के मकान में रहना पड़ा हो तो। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की एनएवी बेटा होती है 0। हेलो, दोनों 80 से ऊपर नंबर लाए थे टैक्स में, तुम्हारे बस की बात नहीं है। अब वो 80 है दोनों के। अरे पास, अरे वो बच्चे हैं जो चले गए इधर से, अब पता तो है ना तुम्हारे को। ये तो आर्टिकलशिप पीडब्ल्यूसी में लग गई इनकी। पीडब्ल्यूसी पता है?
अरे किस्मत किस्मत को मिलती है, देखो तुम्हारा को चाहिए ना, ऑल इंडिया रैंक लानी पड़ती है। 400 कितने नंबर है, कितने नंबर हो गए अब तो, 600 रह गए ना। 400 प्लस लाओगे तो हो जाए। 400 प्लस 600 में से कितना परसेंट हो गया? 75%। ज़्यादा थोड़ी ना, आराम से आ जाए। चलिए खैर आइए हमारे डिस्कशन पे। तो दोनों प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड कहलाती है और इसकी एनएवी बेटा बहुत अच्छी है, जीरो होती है। एनएवी जीरो है, कुछ करना ही नहीं पड़ता अपन को। आगे मैंने कहा था कि मैं केवल मैक्सिमम 2 ही मकानों को एसओ क्लेम कर सकता हूं। अगर बाय चांस मेरे एक से ज्यादा मकान है, जैसे कल निशा के थे, अरे भूल गए आप निशा को, 3 मकान थे उसके, पर उसको यार कल पढ़ा था ना क्वेश्चन में यार, तो वहां पे पता है एक मकान को फिर डीम लेट आउट मानकर अपन को क्वेश्चन करना पड़ा। आगे बढ़ते थे। अगर ऐसा मकान है मेरा जिसमें कि कुछ टाइम तो मैं रहा हूं और कुछ टाइम किराएदार रहा है, यानी कोई और रहा है, दैट मीन्स, तो ऐसे को आप लेट आउट ही मान के करेंगे। और लास्ट केस वो आता था, किराएदार और मैं साथ साथ रहते हैं, मतलब वो पोर्शन वाइज। अरे बोलो ना। तो फिर आपको इसको एक मकान नहीं मानना एक से, तो पर यूनिट एनएवी निकालनी है आपको अलग अलग, एक को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानो और एक को लेट आउट मानो। ठीक है। आगे आ गया था सेक्शन 24। जो भी मेरे मकान की एनएवी आएगी उसमें से मेरे को डिडक्शन लेने हैं 2, मात्र 2 ही छूट है, इसके अलावा और कुछ नहीं लेना है मेरे को। एक का नाम, जो कि मेरे मकान की एनएवी का 30% है, और एक है इंटरेस्ट की छूट, जो कि मैंने किस पर्पस के लिए दिया है? परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिन्यूअल, रिकंस्ट्रक्शन। हाउसिंग लोन है कुल मिलाकर, किसी भी पर्पस का हाउसिंग लोन मैंने लिया हो, चाहे मकान खरीदने का हो, बनवाने का हो, रिपेयर का हो, उस हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट की भी डिडक्शन मुझे अपनी एनएवी से मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? तो फॉर्मूला अपन ने तैयार कर रखा है, डिडक्शन इज इक्वल टू, बोलिए सब जने, पीवाई का पूरा मिल जाएगा प्लस पीसीपी का 1/5 मिल जाएगा। पीसीपी मींस प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, उसका 5 किस्तों मिल जाएगा। सबको कैलकुलेशन मैंने अच्छी तरह से सिखा दी है, तो उसके ऊपर और ज्यादा टिप्पणी की जरूरत नहीं है। आगे जब मैं बड़ा था तो कुछ बातें आई थी, नोट्स में आती थी। पहली बात, जब मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड मकान की इनकम निकाल रहा हूं तो हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट पे लिमिट लगानी है साल की कितने रुपए की? 2 लाख की। 2 लाख से ज्यादा की छूट नहीं मिलेगी मुझे। और 2 लाख की लिमिट के लिए भी मेरे को 3 कंडीशंस पूरी करनी है। पहली कंडीशन बोलिए सब, लोन 1499 या उसके बाद का होना चाहिए। लोन परचेज कंस्ट्रक्शन के पर्पस का होना चाहिए। और जिस ईयर मैंने लोन लिया उसके एंड होने के 5 साल के अंदर अंदर मकान बन के तैयार हो जाना चाहिए। अगर ये नहीं पूरी होती बेटा कंडीशन, तो कोई बात नहीं, लिमिट कम हो जाएगी, दैट इज 30,000 रुपीज पर ईयर। ठीक है। आगे मैं बढ़ा था तो फिर मैंने आपको ये बताया था, शायद नोट 2 में आते थे अपन, वहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट था। अगर मैं डिफॉल्ट रेजिम में जाना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफॉल्ट रेजिम याद करो, 115 बीएसी टैक्स रेट की कंसेशनल स्कीम है ना, तो मेरे को इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला। कौन सा वाला बताइए? तो वो छोड़ना पड़ेगा मुझे। वैसे भी पता है कि डिफॉल्ट में डिडक्शन छोड़ने पड़ते हैं ताकि टैक्स रेट कम लग सके, सबको पता होगा। आगे बढ़े थे, फिर मैंने कहा था कि जितना भी इंटरेस्ट बनेगा उसकी छूट मिल जाएगी, पे करा हो या ना करा हो। पर अगर मैंने कोई इंटरेस्ट टाइम पे नहीं दिया और पैनल इंटरेस्ट लग गया है तो उसकी कोई छूट मुझे नहीं मिलेगी। और वो मैंने एक और बताया था ओरली, कि अगर नया लोन मैंने लिया है पुराना लोन चुकाने के लिए, तो नए लोन की भी इंटरेस्ट की छूट में ले सकता हूं, क्योंकि नया लोन भी पुराने लोन के रंग में ही रंगा हुआ है, वो भी एक हाउसिंग लोन ही है। बोलो सब। आगे आया था मेरे सामने 25A, बहुत ही इजी था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अगर मुझे किसी भी प्रीवियस ईयर में रिकवरी हो जाती है, 2 में से किसी भी चीज की, या तो किसकी? अनरियलाइज रेंट की, या फिर किसकी? अरियर ऑफ रेंट की, तो वो रिकवरी मेरे लिए टैक्सेबल इनकम मानी जाएगी हाउस प्रॉपर्टी हेड की, चाहे मैं उस मकान का मालिक हूं या ना हूं। और उसका पूरा अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा, 70% अमाउंट टैक्सेबल होगा। और फाइनली कैलकुलेशन से रिलेटेड लास्ट सेक्शन था मेरा 26,
जो मुझे बताता था कि अगर कोई प्रॉपर्टी को ओन्ड है तो उस प्रॉपर्टी की इनकम पे कौन सा ओनर टैक्स देगा। एक मकान है मेरे और मेरे भाई के नाम पर, दोनों ही मालिक हैं, तो कौन देगा टैक्स, मैं दूंगा कि मेरा भाई देगा। इसका जवाब 26 ने क्या दिया था, बोल दीजिए आप। अगर हमारा ओनरशिप रेशो सर्टेन है तो दोनों देंगे अपने रेशो में, बोलिए। और अगर नहीं है सर्टेन तो फिर एक अलग सेपरेट पर्सन का आईटीआर फाइल करना पड़ेगा, एओपी ऑब्लिक बीओआई। यहाँ पे मैंने ये बोला था कि जो लिमिट है ना वो 2 लाख वाली इंटरेस्ट वाली सेल्फ ऑक्यूपाइड में, वो पर हाउस नहीं है पर, तो इसीलिए अगर दो कौन प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लेम कर रहे हैं, दो ऑनर एक ही को, तो दोनों लिमिट 2-2 लाख की या 30,000 वाली यूज कर सकते हैं। तो ये आपके सामने की मेन बातें थी। इसके अलावा रेसिडुअरी कुछ पॉइंट थे जो ठीक है, ज़्यादा कंप्यूटेशन से काम तो नहीं है। तो ये आपका रिवीजन कंप्लीट है, किसका बताइए, एचपी हेड का।